हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट फाइनली आज वो वीडियो आ चुका है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं, यानी कि जिनके 90% चांस है हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के। तो आप कहें और हम वीडियो ना बनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं और 2024 में भी ये क्वेश्चन आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। 7 टॉपिक एक ही वीडियो में, जिसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक होगा वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका 14 नंबर पक्का हो जाए, क्योंकि ये 7 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में, एक टॉपिक 2 नंबर का, टोटल 14 नंबर के आते हैं। तो ऐसे ही पढ़ना होगा, ऐसे ही ट्राई करना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप लोग ऐसे ही 4-4, 5-5 क्वेश्चन पढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एग्जाम में आप जाएंगे और आंसर लिखकर चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले ये जानते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस क्यों नहीं बताते सर आप, तो आज हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, ये हमारे एग्जाम में 2 नंबर का आता है। फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को, मतलब इन सारे टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक का मैं नाम ले रहा हूं सबके 3-3 क्वेश्चन। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, 3 क्वेश्चन इसके। फिर हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, इसके 3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका आता है एंटोनिम्स 3 क्वेश्चन, सिनोनिम्स, और हमारा लास्ट में होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टोटल 7 टॉपिक्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अब एग्जाम आ रहा है और एग्जाम में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे कि अब की बार आपको टॉपर बनाएंगे। इंग्लिश में 100 में 95 प्लस दिलवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, वैसे आप भी अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को हम पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई विल नॉट गो देयर टुमारो, मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसके बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। बट यहां पे एक चीज सोचिए आप लोग कि ये कौन सा सेंटेंस है, पहले ये आपको बताना है। जैसे हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव, ऑपरेटिव, इंपरेटिव, कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। बट यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंपरेटिव नहीं है, सबके लिए रूल अलग अलग है। मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूरा रूल के साथ भी पढ़ाया। आप लोग सर्च करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 2 से 3 घंटे में पूरा फिनिश। तो आप लोग चाहें तभी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सब आपके ऊपर है। हम आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, आपका हाथ पकड़कर आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, मैंने उससे कहा मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। सबसे पहले कौन सा टेंस है, देखिए शैल विल लगा है, अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये शुड वुड में कन्वर्ट होता है, तो विल है तो वुड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आई के साथ विल कैसे लग गया। देखिए जब अवश्य शब्द आता है, मैं कल वहां अवश्य नहीं जाऊंगा, ठीक है, जरूर नहीं जाऊंगा, तो आई के साथ विल भी लगता है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं लगता। तो देखिए यहां पे होगा हमारा आई, सैड टू के स्थान पर टोल्ड होगा। देखिए अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड होगा। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम। बीच में कंजक्शन डैट का यूज करेंगे, क्योंकि असर्टिव में डैट का यूज करते हैं। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट आई है तो आई से बदलेगा तो आई ही रहेगा। बिल बदलेगा उड में, तो हमने उड कर दिया। ठीक है, सिर्फ बिल को उड में कन्वर्ट करना है। नॉट ही रहेगा, गो ही रहेगा, दियर तो भैया दियर ही रहेगा। लेकिन टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे में। टुमारो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है, जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो द नेक्स्ट डे। ठीक है,
डे, तो ये आपका हो गया। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे, मैंने सैड टू के स्थान पर टोल्ड किया, बीच में डैट लगाया, विल के स्थान पर वुड किया और टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे किया। 4 चेंजेस मैंने कर दिए। ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना होता है, तो चेंजेस तो करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अब ये दूसरा सेंटेंस हमारा है, देखिए हम मिक्सअप आपको बताएंगे, मिसलेनियस सेंटेंसेस बताएंगे, कहीं असर्टिव, कहीं इंपरेटिव और कहीं इंट्रोगेटिव। देखिए, सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। ठीक है, अब सुधा एक लड़की है, प्यार का भूत चढ़ा है। ठीक है, तो सुधा ने मुझसे कहा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अरे पढ़ लो, बाद में प्यार वार करते रहना, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं यही कहूंगा। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। डू आगे है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, दैट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, बीच में हम दैट नहीं लगाते, इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड आगे आया है हाउ व्हाट, तो डायरेक्टली उसको लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन सा टेंस है, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। ये तो आप जानते ही होंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो असर्टिव टाइप में बदलते हैं। देखिए, सुधा सुधा ही रहेंगी। ठीक है, सुधा को सुधार की जरूरत है। सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। देखिए भैया, अगर आपको आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव में है तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों का आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मी ही रहेगा। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, चाहे आप इफ लिखिए चाहे आप वेदर लिखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, इस प्रकार से चाहे वेदर लिखिए। ठीक है, तो इफ। अब देखिए, हम पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, अब हम असर्टिव बनाएंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड का ऑब्जेक्ट, थर्ड में नो चेंज। ये सन वाला ट्रिक याद रखिएगा। आई बदलेगा सुधा से, सुधा को हम सुधा नहीं लिखेंगे, सुधा के लिए हम यूज करेंगे सी, क्योंकि सुधा है फीमेल, तो इनका सब्जेक्टिव केस होगा सी। ठीक है, सी। अब देखिए, डू नॉट है, इसको हम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, तो सी डिड नॉट, लव का लव ही रहेगा। ठीक है, लव तो लव है। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। ठीक है, ये मी हो गया, बस हो गया। सुधा आस्क्ड मी इफ सी डिड नॉट लव मी, बस हो गया। ऐसे ही आपको चेंज करना है, कुछ नहीं है ये। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ये भी याद रखना। जो मैंने आपको वीडियो भी बताया कि पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने एक वीडियो में बताया है, वो अगर पढ़ लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक, तीसरा देखिए, अब हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे, लेकिन यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। देखिए, डोंट साउट, चिल्लाओ मत, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा। तो चिल्लाओ मत, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा। अब देखिए, यहां पर पहले आपका आया है, ये रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है। देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, फिर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां पे तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब था, फिर रिपोर्टेड स्पीच था, अब यहां पे पहले रिपोर्टेड स्पीच है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब है। आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखना है। तो पहले हम द टीचर लिखेंगे, द टीचर। अब भैया ये कौन सा सेंटेंस है, डोंट साउट, चिल्लाओ मत। देखिए, मना किया जा रहा है, तो जहां मना किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, सजेस्ट किया जाए, वहां पे होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे सेड टू के स्थान पर हम भाव के अनुसार, जैसे अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते, ऑर्डर दिया जाता ऑर्डर लिखते, यहां पे मना किया जा रहा है कि चिल्लाओ मत, तो फॉरवेड का यूज करेंगे। द टीचर फॉरवेड, यहां पे सेड टू के स्थान पर फॉरवेड का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स आपका ऐसे ही रहेगा, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब डोंट साउट है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे नेगेटिव है तो नॉट टू, पहले नॉट लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे और साउट लिख देंगे, बस हो गया, नॉट टू साउट। तो ये हो गया आपका
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। अगर निगेटिव है तो आगे नॉट लगा देंगे। तो द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट नॉट टू साउट। बस हो गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा फिनिश हो चुका है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाओगे। मैं यही कहता रहता हूं कि अब समय नहीं है, जितना भी एंजॉय करना था लाइफ एंजॉय कर लिया आपने, अब बोर्ड एग्जाम को एंजॉय कीजिए। मतलब बोर्ड एग्जाम जो प्यार आप अपने फोन से अब इंस्टाग्राम फेसबुक को दे रहे थे, वो प्यार आप अपनी बुक को दीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे और इस बार अच्छा नंबर ला पाएंगे। दूसरा टॉपिक अब हम देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा हो गया। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस से जाता है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। देखिए जैसे फर्स्ट है रवि वर्कड हार्ड। रवि ने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। वो अच्छा अंक नहीं ला सका, उसे अच्छे अंक नहीं मिल सके। तो रवि ने कठिन परिश्रम किया। हमारे रवि है, स्टूडेंट है, ठीक है। रवि ने बहुत कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। वो अच्छे अंक नहीं ला सके। तो आखिर क्यों नहीं ला सके? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए, उन टॉपिक्स को पढ़िए जो हमेशा आते हैं। हर एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को सर्च कीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से कोई राजा होता तो आज गधा जो है वो राजा होता, ठीक है, क्योंकि गधा बहुत मेहनत करता है। तो फिर मेहनत करना ही नहीं है, मतलब आपको दबदबा बनाए रखना है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। रवि ने कठिन परिश्रम किया, उसे अच्छे अंक नहीं मिल सके। तो 2 सेंटेंस है यहाँ पे, देखिए 2 फुल स्टॉप। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। एक वाक्य बनाइए, वो भी सिंपल सेंटेंस। तो कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ये मैं सिंपल सेंटेंस में बदल रहा हूं। वर्किंग हार्ड रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। देखिए मैंने क्या लगा दिया, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि को अच्छे अंक नहीं मिल सके। तो देखिए दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर कहा गया था रवि ने बहुत कठिन परिश्रम किया, उसे अच्छे अंक नहीं मिल सके। नीचे है कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि को अच्छे अंक नहीं मिल सके। दोनों का मीनिंग सेम है, बस मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। ब्रैकेट में सिंपल सेंटेंस था, हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, यही सही है, इंस्पाइट ऑफ लगा के, ठीक है। बस हो गया। दूसरा देखिए, द ट्रेन वॉज वेरी लेट। ट्रेन बहुत देर से थी, ठीक है। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके। तो ट्रेन बहुत लेट थी, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो पहले हम ये वाला लिखेंगे सेंटेंस, वी कुड नॉट, देखिए मीनिंग सेम रहे, बस नॉट रीच दियर इन टाइम, रीच दियर इन टाइम। अब सिंपल में बदलना है तो आप बीच में कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो बिकॉज हम बीच में लगा देंगे, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज द ट्रेन वाज वेरी लेट। तो क्या कहा मैंने? वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके। बिकॉज, क्योंकि द ट्रेन वाज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट थी, ठीक है। तो हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी। ऊपर क्या था? ट्रेन बहुत लेट थी, इसलिए हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके। दोनों सेम है, बट मैंने बिकॉज लगाकर इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, बस हो गया। तीसरा देखिए क्या है, द थीफ वाज पनिश्ड। चोर को सजा दिया गया। पनिश्ड का मतलब होता है दंडित करना या सजा देना। तो द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को सजा दिया गया। द थीफ वाज फाइंड, चोर पर जुर्माना लगाया गया। दोनों किया गया। कंपाउंड सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब चोर को सजा दिया गया, चोर को जुर्माना लगाया गया। देखिए ये आपका पैसिव वॉइस है, वाज लगा ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको कंपाउंड में बदलेंगे, द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ठीक है।
तो चोर को सजा दिया गया और जुर्माना लगाया गया, बस दोनों सेम है, ऊपर भी वही कहा गया नीचे वही कहा गया, बट मैंने इसको एंड लगाकर बदल दिया कंपाउंड में, बस हो गया। ये था हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, दैट्स अ सिंथेसिस। बस उसका मीनिंग ना बदले, बस हो गया। दूसरा टॉपिक, चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना लगभग उसी तरह है, बट इसमें भी आपको जो ब्रेकेट में दिया गया उसी के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है, मीनिंग ना बदले। देखिए सबसे पहला, डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोरों का अपमान मत करो, सभी लोग यही कहते हैं। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदला होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, कंटीन्यूअस को आपने बदला होगा, बट ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बदलोगे पैसिव वॉइस में? डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोरों का अपमान मत करो। किसका अपमान मत करो? कमजोरों का। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, द वीक, द वीक। अब भैया जब आप अगर बदल रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, तो इसके साथ शुड बी लगता है, लेकिन यहां पे डू नॉट है तो यहां पे शुड नॉट बी लगेगा, शुड नॉट बी। इंसल्ट का थर्ड फॉर्म होगा इंसल्टेड, बस हो गया, ये बदल गया। कमजोरों का अपमान मत करो, तो कमजोर, किसका अपमान मत करो? कमजोरों का। ये ऑब्जेक्ट है द वीक, शुड बी लगता है, लेकिन यहां पे डू नॉट है तो शुड नॉट बी लगेगा। इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। यही है सिंथेसिस। दूसरा देखिए क्या है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबको पता है, क्योंकि देखिए जब आप मान लीजिए कोई आदमी है वो गुटखा खा रहा है या कुछ खा रहा है, तो उसमें लिखा रहता है सीधा सीधा इससे कैंसर होता है, ये हानिकारक है, फिर भी वो जानबूझकर कुएं में कूद रहा है। गलती उसी की है, बाद में उसी का फेफड़ा खराब होगा या फिर प्रॉब्लम होगा आगे, तो उसी को झेलना पड़ेगा। तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंट्रोगेटिव में बदलना है, बट मीनिंग ना बदले। इस तरह बदलिए कि मीनिंग ना बदले। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इज, चाहे आप निगेटिव में बदल दीजिए लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? ऊपर था स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नीचे मैंने इसको इंट्रोगेटिव में बदला, इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बट इसको मैंने बदल दिया इंट्रोगेटिव में, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा देखिए, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, यानी कि भारत का कोई भी शहर मुंबई जितना बड़ा नहीं है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, भारत का कोई भी शहर मुंबई जितना बड़ा नहीं है। इसको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। नो अदर, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, लिखिए कौन बड़ा नहीं है? मुंबई, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मुंबई लिखेंगे, मुंबई, ठीक है। मुंबई इज द बिगेस्ट लिखेंगे, क्योंकि देखिए सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगता है, तो ये बिगेस्ट हो जाएगा। मुंबई दा लगाकर ईएसटी लगाएंगे, तो मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऊपर क्या था? कोई भी शहर भारत जितना बड़ा नहीं है, नीचे है मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोनों मीनिंग सेम है, बट इसको मैंने बदल दिया सुपरलेटिव डिग्री में, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अभी तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, अभी 4 टॉपिक बाकी हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, भटकिए मत इधर उधर, क्योंकि आपको तैयारी अगर करना है तो आपको स्थिरता के साथ करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सिंटैक्स मतलब आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी जिसको सही करना होगा। देखिए सबसे पहला, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया था? नहीं, आविष्कार तो हम बल्ब का किया उन्होंने, मतलब जिसने भी किया। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। डिस्कवर्ड होता है, खोजने का होता है डिस्कवर्ड, तो इन्वेंटेड का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देश की खोज उन्होंने की थी, उनका आविष्कार नहीं किया था। तो यहां पे लिखेंगे कोलंबस, थोड़ी सी गलती है, कोलंबस। इन्वेंटेड की जगह पर लिख देंगे डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। दूसरा देखिए क्या है, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, सबको पता है।
अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। वो तो मैं कहता हूं हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए, दोनों ही परिश्रम है। आप स्मार्ट वर्क कीजिए चाहे हार्ड वर्क, दोनों में मेहनत तो करना पड़ेगा। यानी कि हार्ड वर्क की फॉर सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है या चाबी है, दोनों कह सकते हैं। तो इसमें गलती क्या है, देखिए इसमें गलती इतनी सी है, हार्ड हार्ड ही रहेगा, वर्क वर्क ही रहेगा। हार्ड वर्क इज दा रहेगा, दा की से पहले दा, और फॉर नहीं टू रहेगा, टू सक्सेस, टू सक्सेस इस तरह से रहेगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। बस हो गया। तीसरा देखिए, आई वेंट आउट फॉर वॉक, यानी कि मैं घूमने के लिए बाहर निकला। इसमें गलती क्या है, मैं टहलने के लिए बाहर चला गया। तो आई वेंट आउट फॉर वॉक के आगे ए लगाएंगे, फॉर अ वॉक, ठीक है, अ वॉक, बस हो गया। अब ये सही है, ए के लिए गलती था इसमें, आई वेंट आउट फॉर ये वॉक, मैं घूमने के लिए बाहर चला गया, बस हो गया। ये टॉपिक भी आपका हो गया। सिंटैक्स समझ में आया, इसमें सेंटेंसेस में गलती रहेगी, सही करके लिखो, नंबर ले जाओ फ्री के, मुफ्त के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या जो विपरीत अर्थ रखते हो, ठीक है, विलोम शब्द भी इसको बोलते हैं, पहले हम पढ़ते थे। इसमें देखिए क्रेडिबल, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। जैसे क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। आप हिंदी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इसका मतलब होगा अविश्वसनीय। देखिए क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल का मतलब होगा अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। दैट्स द एंटोनिम्स। ये दोनों एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। दूसरा देखिए डिजीज, डिजीज का मतलब होता है रोग, इसका क्या होगा, हेल्थ हो जाएगा। हेल्थ का मतलब स्वस्थ, ठीक है, स्वास्थ्य, बस हो गया। तो ये डिजीज का हेल्थ हो गया। तीसरा देखिए हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, इसका हेल हो जाएगा। हेल का मतलब होता है नर्क। तो डिजीज का मतलब आपका होता है रोग, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य या आरोग्य, ठीक है। तीसरा हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, हेल का मतलब नर्क, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका एंटोनिम्स होगा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखेंगे। क्रेडिबल का इनक्रेडिबल, विश्वसनीय का अविश्वसनीय, डिजीज का हेल्थ, रोग का आरोग्य या फिर स्वास्थ्य, हेवन का स्वर्ग, हेल का नर्क, ठीक है, नरक। समझ में आया। गो इन हेल, नर्क में जाओ, किसी ने बोला कि नहीं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो, मतलब जिनका मीनिंग सेम होगा, सिर्फ वर्ड अलग अलग होंगे। जैसे देखिए फर्स्ट हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो कंसील, कंसील का मतलब भी होता है छिपाना। क्या होता है, छिपाना, बस हो गया। दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है। दैट्स अ समानार्थी शब्द, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, भले ही वर्ड अलग अलग है, हाइड अलग है, कंसील अलग है, बट मीनिंग सेम है, छिपाना। दूसरा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, इसका अनबिलीवेबल भी होता है, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब भी होता है अविश्वसनीय, जिस पर बिलीव ना किया सके। बिलीव का मतलब भी विश्वास होता है, अविश्वसनीय, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिनोनिम्स। इसके बाद में मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती, तो इरर का मतलब भी गलती होता है, इरर, इरर का मतलब भी होता है गलती। तो मिस्टेक का मतलब गलती, इरर का मतलब भी गलती। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, मतलब वर्ड अलग अलग, मीनिंग सेम, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। हाइड का मतलब छिपाना, कंसील का मतलब भी छिपाना, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल का मतलब भी अविश्वसनीय, मिस्टेक का मतलब गलती, इरर का मतलब भी गलती। लास्ट टॉपिक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको करना, जैसे देखिए ये पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, यानी कि वो व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है, ना गाड़ी, ना हवाई जहाज, ना ट्रेन, ना बस, पैदल यात्रा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, लिख दीजिए साइड में, पैदल यात्री। जो पैदल यात्रा करता हो उसे एक वर्ड में, वन वर्ड में हम पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। दूसरा, ए पर्सन हु ईट एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। देखिए ऐसे लिखेंगे, ओमनीओरस। ओमनीओरस का मतलब होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी या सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता है, ठीक है, ओमनीवोरस।
तीसरा देखिए ये पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, उसको हम बोलते हैं आइसलैंड। आपने पढ़ा होगा आइसलैंड, ये होता है द्वीप, इसके चारों ओर जल होता है, जल से घिरा होता है, आइसलैंड सुना होगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जैसे ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, यानी कि वो व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, एक वर्ड में पैदल यात्री। दूसरा ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो सब कुछ खाता है उसे ओमनोवोरस बोलते हैं, यानी कि सर्वाहारी। और ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि जल से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप, ये जल से चारों तरफ से घिरा होता है। ये हमारा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट्स हमारा ये 7 नंबर टॉपिक था और यहीं पर हमारा आज का ये क्लास फिनिश होगा। इस क्लास में हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल हमने कितने क्वेश्चन पढ़ा? 7 × 3 21 क्वेश्चन हमने पढ़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सेम ना आए तो रिलेटेड आ सकता है, वैसे सेम आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप रूल पता है तो आप बहुत आसानी से इनको कर लेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी? इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।